सभी को गुड मॉर्निंग। आज की क्लास हमारी कंटिन्यू हो रही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सरल रेखा के क्या इक्वेशंस होते हैं और उसे किस प्रकार से उसके सवाल को हैंडल किया जाता है, ये हम लोग सभी उसके फॉर्म्स को देखेंगे। और सबसे पहली वीडियो जो हम लोग शुरुआत करेंगे उसमें हम लोग 10th के कंसेप्ट को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, उस पर स्थित बिंदुओं का क्या मतलब होता है। जैसा हमने क्लास 10 में भी पढ़ा था कि अगर कोऑर्डिनेट प्लेन पर कोई स्ट्रेट लाइन हो तो वो स्ट्रेट लाइन एक सीध में रखे गए ढेर सारे हजारों बिंदुओं का समूह है और उस स्ट्रेट लाइन पर जितने अनगिनत बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होना चाहिए। जैसा कि हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है और उन पॉइंट्स को डिफरेंट तरीके से मिला करके और एक सीध में रख कर करीब एक वक्र का निर्माण होता है। और सबसे आसान जो वक्र है हमारा वो सरल रेखा है। एक सीध में ढेर सारे बिंदुओं को मिलाकर रख देने से एक स्ट्रेट लाइन का निर्माण होता है और उस पर स्थित सभी बिंदुओं का, उस पर स्थित सभी जो बिंदु हैं वो उस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, जो उस रेखा का समीकरण होगा उसको संतुष्ट करेंगे, उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। लेट अस कंसीडर, हम लोग जानते हैं 10th क्लास में कि लाइन का जो इक्वेशन होता है, एक स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है वो एक लीनियर इक्वेशन होता है। लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब उसमें दो वेरिएबल्स x और y होंगे और एक कांस्टेंट होगा और उन सब पर पावर मैक्सिमम 1 होगा। जैसे यहाँ पर अगर इसका एक सैंपल इक्वेशन लेते हैं कि ये लाइन का इक्वेशन है, दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ax plus by plus c is equal to 0. This one is the coefficient of x, this is the coefficient of y, and this one is the coefficient of the constant term. This one is called the linear equation because ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। जहाँ की आपको समझना ये है कि a, b और c belongs to a real number, जहाँ a, b, c एक रियल नंबर होने चाहिए। रियल नंबर कहने का मतलब ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। a, b, c की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, बस तीनों में से तीनों जीरो नहीं होना चाहिए। a, b और c में तीनों का तीनों जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई किसी स्ट्रेट लाइन का हम इक्वेशन लेते हैं 2x plus 3y plus 7 is equal to 0, नहीं इसको 6 करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, plus 6 is equal to 0। और हमें पता करना है कि क्या इस लाइन पर कहीं भी एक पॉइंट 20 है कि नहीं। तो हमें क्या करना है कि x के जगह पर 2 रख करके और y के जगह पर 0 रख के इसको सेटिस्फाई करवा के दिखना है। अगर दोनों साइड का LHS और RHS इक्वल आ जाता है तो हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन पर ये एक बिंदु स्थित है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको हम लोग करते हैं, x के जगह पर 2 रखना है, 2 into 2 plus 3 into 0 plus 6 equal to 0। तो यहाँ पर हमारा आया 4 प्लस 0 प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए दोनों साइड बराबर नहीं हुआ, ये इंडिकेट करता है कि ये ऐसा इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन यानी इस लाइन पर ये 20 नाम का कोई बिंदु नहीं है, वो उस इक्वेशन से कहीं दूर है, वो इस लाइन से कहीं दूर है। अगर उस लाइन पर स्थित वो बिंदु होता तो उसके कोऑर्डिनेट्स को अगर हम लाइन के इक्वेशन में पुट करते तो वो इक्वेशन उसको सेटिस्फाई करता। ठीक है, किसी भी वक्र के लिए आगे आने वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी वक्र के लिए, चाहे वो सरल रेखा हो, चाहे वो वृत्त हो, चाहे वो त्रिभुज हो, अगर उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो पता ये करना है कि वो उस वक्र पर होगी, वो उस शेप पर होगी, उस आकृति पर होगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण चीज़ है वो है बिंदु। और हमने पिछले वीडियोस में देखा कि बिंदुओं को कैसे कोऑर्डिनेट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आज हम लोग देखेंगे कि कैसे स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हमारे लिए सबसे पहली बिंदु है कि जो स्ट्रेट लाइन हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट्स में है, उस स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने के तरीका क्या है। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रेट लाइन में कौन कौन से मुख्य चीज़ें होती है जिन पर हमको कंसीडर करना है। उनमें से सबसे पहला हमको कंसीडर करना है झुकाव या इंक्लिनेशन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंक्लिनेशन। दूसरी चीज है उस लाइन
में इंक्लिनेशन और दूसरा चीज़ है एक पॉइंट यानी बिंदु भी होना चाहिए। ये दो चीज़ों पर हम लोग मेनली कंसीडर करेंगे और इंक्लिनेशन का सीधा सीधा संबंध हमारा मिलेगा। इंक्लिनेशन का सीधा संबंध हमारा इसके प्रवणता यानी कि ढाल से होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में नाम देते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। मान लीजिए एक ये लाइन है जिस पर एक बिंदु है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y। यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम खींच देते हैं यहाँ पर, और ये लाइन जो x अक्ष के साथ, कोई भी लाइन x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाती है उसे उस लाइन का झुकाव कहते हैं। फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि एक लाइन, कोई भी हो वो लाइन, अगर वो x एक्सिस की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में यानी घड़ी की उल्टी दिशा में जो एंगल बनाती है, कोण बनाती है, उसी को उसका इंक्लिनेशन या झुकाव कहा जाता है। ठीक है, उस झुकाव में अब यहाँ पर अगर ये बिंदु x y है तो ये x होगा, ये y होगा। ये पिछली वीडियोस में आपने बड़े आसानी से क्लियर करके देखा है। अब यहाँ x और y का जो रेशियो है ये y/x, ये कहलाता है इसका प्रवणता। यही होती है इसकी प्रवणता। यानी कह सकते हैं अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये एक समकोण त्रिभुज है, तो ये यहाँ पर थीटा के सामने होने की वजह से ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो यानी बेसिकली ये हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस है। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के आधार पर जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है tan थीटा। वो tan थीटा ही प्रवणता है। प्रवणता को हम लोग स्मॉल m से दिखाते हैं। यानी सबसे पहला अगर हमको पता हो कि कोई भी लाइन x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कितना कोण बना रही है, तो हम उसको tan में पुट कर जान कर सकते हैं कि उसकी प्रवणता या ढाल क्या है। तो सबसे पहली प्रवणता का हमारे सामने फॉर्मूला आ गया m = tan थीटा। लेकिन हर स्थिति में हमको उसकी प्रवणता पता करने के लिए एंगल ही नहीं दिया रहता है। कुछ स्थितियों में हमको और भी पॉइंट्स दिए रहते हैं। अगर किसी एक बिंदु पे, अगर किसी एक लाइन पर दो बिंदु दिए रहें, दो बिंदु, और ये नहीं, उसका झुकाव हमें नहीं पता हो, तो उस स्थिति में भी हम चाहें तो उसकी प्रवणता को निकाल सकते हैं। कैसे? तो दोनों एक परपेंडिकुलर हम खींचते हैं यहाँ से, दोनों परपेंडिकुलर। तो आपको पता है अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक x1 होगा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक x2 होगा। तो आप जानते हैं ज्योमेट्रिकली कि क्लियरली जो ये पॉइंट है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक, इन दोनों के बीच में वो होगा x2 - x1। ओके, दिस इज कॉल्ड x2 - x1। और दूसरी बात, एक परपेंडिकुलर यहाँ से इस पे खींचते हैं इसके परपेंडिकुलर में, और एक खींचते हैं इसके परपेंडिकुलर में, तो ये वाला लाइन आखिरकार जो है हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है। तो ये वाला हो गया x2 - x1, क्योंकि इसके सामने और रेक्टेंगुलर रूल से अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल। तो अब हमको निकालना है ये पूरा यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा y1 है, और यहाँ ये वाला डिस्टेंस हमारा y2 है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना बनेगा? y1 - y2, ये बनेगा y1 - y2। यहाँ भी बनेगा x1 - x2, यहाँ भी x1 - x2, क्योंकि मैंने x1 को बढ़ा लिया था, दूर लिया था। अब इस ट्रायंगल में इसका स्लोप क्या है, यानी ये थीटा जो हम निकालना चाहते हैं, तो थीटा के साथ tan लगाना है। यानी यहाँ पर इसका स्लोप tan थीटा = क्या होगा? तो tan थीटा = होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन सा है? वो है y2 - y1, और बेस क्या है? तो बेस है x2 - x1। तो हमारा यहाँ पर बेस है x2 - x1। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला निकल करके आ गया।
यहाँ पर स्लोप का हमारा दूसरा फॉर्मूला निकल करके आ गया कि m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये किस केस में लेना है? वो इस केस में लेना है कि जहाँ पर हमको उसकी ढाल यानी इंक्लिनेशन नहीं दी हुई हो और हमको किसी दो बिंदु का वहाँ पर कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ हो उस लाइन पर, तो हम इस तरीके से उसकी ढाल निकाल सकते हैं।